Good morning, students. Today we are going to learn EVS Environmental Study. Open page number 87. Write today's date and day. Today we are going to learn chapter number 15. First aid and home remedies. चलिए जानते हैं क्या होते हैं. When someone gets hurt, sometimes it is not possible to go to a doctor immediately. कभी कभी क्या होता है कि जब किसी को चोट लग जाती है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पॉसिबल नहीं होता है ना. ऑल ऑफ अस शुड नो हाउ टू ट्रीट अ पर्सन हु इज़ इंजर्ड बिफोर मेडिकल हेल्प इज रीच्ड. तो आज हम सभी को यह जानना आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो उसे मेडिकल हेल्प से पहले हम घर में उसका किस प्रकार से उसकी हेल्प या उसका उपचार कर सकते हैं. वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ इंजर्ड. इसके लिए सबसे पहले हमें जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए. The aid of treatment or treatment given to the victim before the arrival of medical help is called first aid or emergency care. तो किसी भी पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल हेल्प मिलने से पहले घर में जो पहले प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है उसे फर्स्ट एड या इमरजेंसी केयर कहा जाता है. एवरीवन शुड लर्न द बेसिक रूल ऑफ गिवन इमरजेंसी केयर. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी इमरजेंसी केयर देने के जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें सीखना चाहिए. इफ़ यू विटनेस एंड accident, do not run away. This is the time for you to prove your worth. You be calm and take quick action. By doing so you can save a person's life. यदि आपने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होते हुए देखा है तो वहाँ से आपको भागना नहीं चाहिए बल्कि उस व्यक्ति की हेल्प करना चाहिए, उसको सांत्वना देना चाहिए है ना, और तुरंत उसके लिए एक्शन लेना चाहिए ताकि हम उस व्यक्ति के जीवन को बचा सकें. ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स मतलब जो घाव यदि हो जाते हैं, कोई चोट लगती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. व्हेन द स्किन ऑफ आवर बॉडी इज कट और टोन इट स्टार्टेड टू ब्लीड एंड इट कॉल्ड अ वुंड. यदि बॉडी से कोई घाव मतलब कि कट जाता है या बॉडी फट जाती है तो उसमें से क्या होता है, ब्लड आने लगता है, तो इसे क्या होते हैं, इसे हम घाव कहते हैं. वी शुड नॉट नेग्लेक्ट अ वुंड इवन if it is a very minor one. This is because germ can enter our body through this cut and cause infections. यदि कोई घाव छोटा सा भी है तो हमें उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि जो कटी हुई जगह होती है वहाँ से जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें जहाँ कटा हुआ है वहाँ पर इन्फेक्शन का कारण भी बन सकते हैं. द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन द ट्रीट द वाउंड. किसी भी घाव को किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए देखते हैं. पहला है वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली विथ एंटीसेप्टिक सोप टू इंश्योर दे हैव नो जर्म्स. तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से एंटीसेप्टिक सोप से धो लेना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाए कि हमारे हाथों में कोई भी जर्म्स नहीं हैं. क्लीन द बाउंड विथ द हेल्प ऑफ अ कॉटन पैड सोक्ड इन वार्म वाटर. डू नॉट यूज सोप और इट कैन इरिटेट द वार्म. तो हमें क्या करना चाहिए, कॉटन से और गुनगुने पानी में कॉटन से उस घाव को साफ़ करना चाहिए. और यदि किसी सोप
को उस पर डालने से घाव में जलन हो रही है तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ट्राई टू अरेस्ट द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर विथ द थंब एंड फिंगर्स। अपने अंगूठे और उंगलियों की सहायता से जो खून बह रहा है उसे रोकने के लिए थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए, उसे दबाना चाहिए। If the bleeding does not stop, put some ice or cold water on the wound. Blood clots faster in cold water. यदि खून बहना रुक नहीं रहा है तो हमें उस घाव पर बर्फ़ या ठंडा पानी डालना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो ठंडे पानी में तेज़ी से बनते हैं। खून का जो थक्का कहलाता है वो ठंडे पानी से तेज़ी से बनता है। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ वेरी सेवर इज़ यूज़ अ tourniquet to tie the area near the wound tightly so the blood does not enter the wound. Loss of too much blood is dangerous. यदि घाव जो है बहुत अधिक है तो उसको हमें जो टॉर्निकेट होते हैं उसके द्वारा अच्छे से बांधना चाहिए, ठीक है। और ब्लड लॉस जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक होता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर द वाउंड। और जो घाव होता है उसके हमें आसपास एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। ड्रेस द वाउंड विथ द स्टिली बैंडेज और अ मेडिकेटेड सेल्फ एडेंसिव टेप। और ये सभी जो होते हैं अपने बैंडेज वगैरह और जो मेडिकेटेड एडेंसिव टेप होते हैं इनके द्वारा उस घाव को कवर करना चाहिए। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प और टेक द पर्सन टू द डॉक्टर इन केस द मेजर wounds minor wounds heal naturally, but we must take care to arrest इन्फेक्शंस। हमें मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए डॉक्टर से, है ना, यदि घाव बहुत बड़ा है तो। और यदि जो छोटे घाव होते हैं वो नेचुरली ठीक हो जाते हैं, पर उन्हें हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है। नोज़ ब्लीडिंग। कई बार क्या होता है कि नाक में से भी खून आने लगता है। तो अ नोज ब्लीड occurs when a small vein along the lining of the nose burst. The first treatment as a follow. कई बार क्या होता है कि जो नोज़ में छोटी वेन, छोटी सी जो नसें होती हैं वो क्या होती हैं, फट जाती हैं, जिसके कारण से नाक में से ब्लड आने लगता है। तो इसके लिए प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? पिंच ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द नोज टुगेदर बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। ये इस प्रकार से थंब और इंडेक्स फिंगर से नोज के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उन्हें पिंच करना चाहिए। लीन फॉरवर्ड स्लाइटली विथ द हेड टिल्ड फॉरवर्ड। जो हमारा सिर है उसे हमें आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाना चाहिए। लीनिंग बैक और टिल्ट द हेड बैक अलाउज द ब्लड टू रन बैक इनटू द साइनस एंड थ्रोट एंड कैन कॉज गैगिंग और इनहेलिंग द ब्लड। यदि पीछे की तरफ सिर करते हैं तो ये जो होता है साइनस और गले के थ्रू ब्लड वापस जाने लगता है, जो गैगिंग और इनहेलिंग के कारण बनता है। होल्ड द नोज फॉर एट लीस्ट 5 minutes. रिपीट इज नेसेसरी until the nose has stopped bleeding. और इसे ऐसा जो है नोज़ को हमें लगभग एटलीस्ट 5 minutes तक होल्ड करना चाहिए, है ना। और इसको रिपीट करना चाहिए यदि ज़रूरी है तो। ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो इसे हम रिपीट भी कर सकते हैं। Sit quietly, keeping the head higher than the level of the
heart. Do not lay flat or put your head between your legs. जिस भी व्यक्ति को ये ब्लीडिंग हो रही है उसे शांति से बिठालना चाहिए और उसके जो हेड है उसे अच्छे से लेवल में रखना चाहिए और अपने जो उसके पैर हैं हेड को पैरों के बीच में नहीं रखना चाहिए और फ्लैट पर भी नहीं रखना है. अप्लाई आइस टू नोज द चिक्स. इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप सीक मेडिकल हेल्प. और जो बर्फ़ है उसे नोज़ और चिक्स पर अप्लाई करना चाहिए, है ना. और यदि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो मेडिकल हेल्प के लिए जाना चाहिए. बर्न्स. बर्न्स मीन्स होता है जल जाना, किसी चीज़ से जलना. बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट्स, फायर, स्टीम्स, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल्स लाइक एसिड. A burn of or other injury caused by hot liquid or steam is called a scald. Scald are the most commonly worn among children. अब जलने का कारण क्या क्या हो सकता है. कोई भी गर्म चीज़ है या आग है, भाप है, उबलता हुआ पानी है, पटाखे हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट हैं, एसिड है ना. तो इस प्रकार से ये कुछ रसायन हैं तो इन चीज़ों से जल सकते हैं. और इसका वन अदर इंजरी कॉज्ड बाय हॉट लिक्विड और स्टीम्स. यदि किसी गर्म तरल या भाप के द्वारा कोई इंजरी होती है जलने की तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैल्ड. ठीक है. और ये अधिकतर जो है बच्चों में होती है. ये कॉमनली स्कैल्ड जो होता है बच्चों में होता है. दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू ट्रीट बर्न्स एंड स्कैल्ड. अभी हमें यदि कोई जल जाता है ना, तो उसके लिए क्या हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए. इफ़ द बर्न और स्कैल्ड इज़ ओवर क्लॉथिंग, रिमूव द क्लॉथिंग immediately. If it is stuck to the burn, remove watches or jewelries. Leave any blisters along. Treat the burn under the running water for 20 minutes. Do this straight away. This treatment is still useful up to 3 hours after the burn. Do not rub ice over the area. यदि किसी भी व्यक्ति को कपड़ों के ऊपर से जल जाता है तो वो कपड़े तुरंत हटा देने चाहिए, नहीं तो वो वहाँ पर चिपक सकते हैं जली हुई जगह पर, है ना. और जो भी घड़ी वगैरह या ज्वेलरी पहनी है उसे भी अलग कर देना चाहिए. ठीक है. और उसे जो भी जगह जली हुई है स्किन उसे लगभग 20 मिनट्स तक बहते हुए पानी से धोना चाहिए. डू दिस. और ऐसा लगातार करना चाहिए. ये आप लगभग 3 घंटे तक ये आप कर सकते हैं. और किसी भी जगह पर आप यदि जो जगह जली हुई है उस एरिया में आइस को रगड़ना नहीं चाहिए. Cool the burn, not the person. If the burn is large, stop cooling it after 20 minutes. This is because hypothermia can happen quickly. In hypothermia, the body temperature falls below normal. It can be dangerous, so the victim need to be kept warm. और हमें जो है जली हुई जगह को ठंडा रखना है, ना कि उस व्यक्ति को ठंडा करना है. तो इसलिए जो ये कूलिंग जो है 20 मिनट्स के बाद बंद कर देना चाहिए. इससे ज़्यादा करने पर क्या होता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है. क्योंकि हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो गिरने लगता है और ये पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है. तो हमें उस व्यक्ति को गर्म रखना है, गर्म रखने की आवश्यकता होती है. कवर द बर्न
with a loose, light, non-sticky dress such as a plastic wrap or a clean, wet cloths, rice burns limbs. जो भी जली हुई जगह है उसे ढीले, हल्के और बिना चिपकने वाले ऐसे कपड़ों से उसे कवर करके रखना चाहिए. In case of acid burn, wash the area with the solution of बेकिंग सोडा एंड वाटर. यदि कोई केस में एसिड से यदि कोई एरिया जल जाता है तो उसे हमें बेकिंग सोडा और इस प्रकार के वाटर सॉल्यूशन से उस एरिया को धोना चाहिए. सीक मेडिकल हेल्प, और तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए जाना चाहिए. डीलिंग विथ फायर, अब यदि कहीं आग लग जाती है तब कैसे करना है, क्या करना है. इन केस देयर इज़ अ फायर इट हैज़ टू बी पुट आउट इमीडिएटली. यदि कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहले तो वहाँ से आपको बाहर आ जाना चाहिए. इफ़ द पर्सनस क्लॉथ कैच फायर, कवर द पर्सन विथ द ब्लैंकेट टू कट ऑफ एयर सप्लाई एंड रोल हिम हर ऑन द ग्राउंड. यदि कोई व्यक्ति जल जाता है ना, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे एक ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए, है ना, और एयर सप्लाई बंद करके उसे खुले ग्राउंड में लाना चाहिए. नेवर ट्राई टू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल और केरोसिन विथ वाटर. इंस्टेड थ्रो सैंड ऑन इट टू कट ऑफ एयर सप्लाई. यदि सबसे पहले तो पेट्रोल या केरोसिन के से आग लगाने से हमें बचना चाहिए. उससे किसी भी चीज़ को जलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए. और पानी के साथ जो है इसमें जो सैंड होती है, रेत के द्वारा भी रेत फेंक कर उस आग को भी बुझाना चाहिए. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर स्विच ऑफ द मेन. यदि बिजली के द्वारा कोई ऐसी आग लगी है तो सबसे पहले जो मेन स्विच होता है उसे बंद कर देना चाहिए. अब है ब्रूसेस. ब्रूसेस आर ऑफन कॉज्ड बाय फॉल्स, स्पोर्ट्स इंजुरीज, car accidents or blows received by other people or object. The immediately action to treat the bruise is reduce bruising and swelling. यदि हम कहीं गिर जाते हैं, है ना, या जो खेलते समय घाव लग जाते हैं, कार के एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी ऐसी किसी ऑब्जेक्ट से लग जाता है तो ये अक्सर जो है ये ब्रूसिंग का कारण बनता है. द इमीडिएटली एक्शन टू ट्रीट द ब्रूसिंग इज रिड्यूस ब्रूसिंग इज स्वेलिंग. यदि तुरंत में इसका उपचार किया जाए तो हम इसमें उसको सूजन आने से रोक सकते हैं. अप्लाई आइस फॉर अबाउट 15 minutes एट अ टाइम एंड अवे. पुट सम थिंग्स लाइक अ टॉवल और वॉश क्लॉथ्स बिटवीन द आइस एंड द ब्रूसिंग स्किन. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, 15 मिनट्स तक एक साफ टॉवल में आइस को रखकर उस पर उसको सेकना चाहिए. रेस्ट द अफेक्टेड एरिया इफ़ पॉसिबल, एलिवेट द अफेक्टेड एरिया. और रेस्ट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, है ना. जिस भी एरिया में लगा है उसे थोड़ा ऊंचा उठाकर रखना चाहिए. सीक मेडिकल हेल्प, और तुरंत मेडिकल हेल्प लेना चाहिए. अब है इंसेक्ट बाइट्स, मतलब कीड़े यदि काट लेते हैं कोई तब क्या करना है. इंसेक्ट्स बाइट्स आर मोस्टली नॉट सीरियस. Sometimes, however, they cause allergic reaction, sting of bees, wasps and ants, etc. ज़्यादातर क्या होता है, कीड़ों का जो काटना होता है उसे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं और ये एक एलर्जी की तरह इसमें हालांकि इसे एलर्जी की तरह माना जाता है. स्टिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी और जो बर्रैया होती हैं, ततैया और चींटियाँ, इनके डंक के कारण
ये होता है ट्रेबल एंड हार्म पेनफुल, और ये बहुत ही दर्दनाक होता है। बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोस कॉज इचिंग, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके काटने के कारण, जैसे कि मच्छर है, इसके काटने के कारण कुछ खुजलाहट होती है। स्कॉर्पियन एंड एंट बाइट्स कैन बी वेरी सेवरल अल्ट्रो रेयर, सम इंसेक्ट्स ऑल्सो कैरी डिसीज। जो बिच्छू होता है या चींटियाँ, इनका काटना जो होता है बहुत खतरनाक होता है। और ये क्या होते हैं कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो डिसीज़ को कैरी करते हैं, जिनके काटने के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं। अ बाइट ऑफ अ ब्लैक विडो स्पाइडर कैन बी फेटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। We should always be ready to give first aid. Remember, you need to take the following steps to care of insects bite. जो ये ब्लैक स्पाइडर होता है उसका काटना बहुत ही हार्मफुल होता है ना। यदि इसे बिना उपचार किए छोड़ दिया जाए तो ठीक है। तो किसी भी इंसेक्ट के काटने पर क्या हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए वो देखते हैं। मूव टू अ सेफ एरिया टू अवॉइड मोर स्टिंग्स। जो मधुमक्खियाँ या बर्रैया का जो डंक वाला जो एरिया है उसको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए, वहाँ से हमें अपने सेफ एरिया में आना चाहिए। टेक हेल्प टू हैव द स्टिंगर रिमूव्ड स्पेशली इफ इट इज स्टक इन द स्किन। दिस विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ मोर वेनम। वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर। तो क्या करना चाहिए, यदि आपको अपनी स्किन में खुरदुरापन लग रहा है ना, इसके तो वहाँ पर जो भी उस इंसेक्ट का डंक है उसे सबसे पहले अलग करना चाहिए, क्योंकि यही जो होता है ये विष इससे रिलीज़ होता है। जो जहर होता है उस इंसेक्ट का वो उससे आता है। तो हमें उस एरिया को अच्छे से साबुन और पानी से धोना चाहिए। Apply a cold pack or a cloth filled with ice or reduce pain or swelling। कोल्ड पैक होते हैं और कपड़े में, साफ़ कपड़े में बर्फ़ को रखकर उस जगह पर अप्लाई करना चाहिए। इससे दर्द और सूजन जो होती है वो कम हो जाती है। अप्लाई अ टॉपिकल क्रीम टू easy pain and provide itch relief, which is a calamine lotion or those containing colloidal oatmeal और बेकिंग सोडा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस के, लोशंस के और क्रीम के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें उस जगह पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि दर्द कम हो जाता है। सीख मेडिकल हेल्प, और चिकित्सीय सहायता लेना चाहिए। फिर है स्नैक बाइट, मतलब यदि सांप काट देता है तब क्या करना है। स्नैक बाइट कैन बी डेडली इफ़ नॉट ट्रीटेड क्विकली। Children are at the higher risk due to snake bite because of this smaller body size. It has been well said that prevention is better than cure. One important lesson to learn in life it is to be careful. Always remember to। तो यदि सांप के काटने पर तुरंत उसका उपचार नहीं किया जाता है तो इससे डेथ भी हो सकती है। और ज़्यादातर जो है, यदि बच्चों को सांप काटता है तो उनके लिए बहुत अधिक रिस्की होता है, क्योंकि उनकी बॉडी का साइज़ छोटा होता है, जिसमें जो भी पॉइज़न होता है बहुत तेज़ी से फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। मीन्स ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड एरियाज वेयर स्नैक मे बी हिडिंग सच एज अंडर रॉक्स एंड लॉक्स। सबसे पहला है कि हमें
ऐसे एरिया में जाने से बचना चाहिए जहाँ पर जैसे कि जो पहाड़ियों के नीचे या लकड़ियों के नीचे जहाँ पर ये स्नैक्स जो होते हैं छुपे होते हैं, ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। इवन थो मोस्ट स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस, अवॉइड पिकिंग अप और प्लेइंग विथ एनी स्नैक्स अनलेस यू हैव बीन प्रॉपरली ट्रेन। वैसे तो अधिकतर जो स्नैक होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, फिर भी जब तक आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो जाते हैं तब तक आपको किसी भी स्नैक के साथ खेलना नहीं चाहिए। डोंट प्रोवोक अ स्नैक, किसी भी सांप को आपको उकसाना नहीं चाहिए, उसको काटने के लिए उसको परेशान नहीं करना चाहिए। टैप अ हेड ऑफ यू विथ अ वॉकिंग स्टिक बिफोर एंटरिंग एन एरिया वेयर यू कांट सी योर फीट। स्नैक विल ट्राई टू अवॉइड यू इफ गिवन इनफ वार्निंग। यू विल नॉट बिलीव इट बट स्नैक आर वेरी शाय ऑफ यू। यदि आप किसी इस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं कि पैर के नीचे क्या है, तो वहाँ पर आपको एक लकड़ी रखना चाहिए अपने साथ और उसे फर्श पर ऐसे टैप करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आवाज़ आती है तो जो स्नैक होते हैं वो खुद ही अपने आप को बचाने के लिए छुप जाते हैं, ठीक है। और आपको यह जानकर विश्वास नहीं होगा कि स्नैक जो होते हैं वो काफ़ी शर्मीले होते हैं आपसे। When hiking in an area known as a have snake, wear long pants and boots if possible. यदि आप किसी इस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि स्नैक है, तो ऐसी जगह पर जाते समय आपको फुल पैंट पूरा पैंट पहनना चाहिए और जो बूट्स होते हैं जिसमें पूरे पैर ढक जाते हैं, इन चीज़ों को पहनना चाहिए। द फर्स्ट एड रूल्स ऑफ रिमेंबर एज अ फॉलो, और प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए वो देखते हैं। पहला है प्रोटेक्ट योर सेल्फ और पर्सन एज क्विकली मूव बियॉन्ड द स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ द स्नैक। सबसे पहले तो हमें उस एरिया से जल्दी से वहाँ से बाहर निकलना चाहिए जहाँ पर स्नैक हैं। नोट द स्नैक्स अपीयरेंस एंड द रेडी टू डिस्क्राइब टू बी इट टू द इमरजेंसी स्टाफ, और हमें ध्यान से उस स्नैक को देखना चाहिए ताकि हम जो भी इमरजेंसी स्टाफ आता है उसे अच्छे से उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकें। बी क्विक इन कॉलिंग फॉर मेडिकल हेल्प, और मेडिकल हेल्प के लिए बहुत जल्दी से कॉल करना चाहिए। कीप द पर्सन काम, यदि जिस व्यक्ति को सांप काटता है तो उसे शांत रखना चाहिए। हैव द पर्सन लाई डाउन विथ द बाउंड बिलो द हार्ट, और उसे बहुत सांत्वना देते रहना चाहिए। कीप द पर्सन स्टिल टू कीप द वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग, और रिमूव एनी रिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आइटम्स बिकॉज द अफेक्टेड एरिया में स्वेल। यदि कोई भी रिंग या कोई ऐसी टाइट कोई आइटम पहना हुआ है तो उसे हटा देना चाहिए क्योंकि उससे स्वेलिंग आ सकती है। क्रिएट अ लूज स्प्लिंट टू हेल्प रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द एरिया। कवर द वॉन्ड विथ लूज स्ट्रेली बैंडेज, और जो भी आपका जिस एरिया में घाव है उसे लूज बैंडेज से कवर करना चाहिए। डू नॉट, क्या नहीं करना है। कट अ बाइट बाउंड, जो भी घाव है उसे काटना नहीं है। अटेम्प्ट टू सक आउट वेनम, जो जहर है उसे चूसना नहीं है। अप्लाई टर्निकेट आइस और वाटर, इनको अप्लाई नहीं करना है। गिव द पर्सन अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक, उसे जो भी पर्सन है उसे अल्कोहल या कैफिनेट ड्रिंक नहीं देना है। एट द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्नैक, जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें ट्रीटमेंट स्नैक के टाइप के हिसाब से किया जाता है। इफ़ द स्नैक वॉज venomous, the person will be give anti-venomous treatment.
यदि सांप जो है वो जहरीला है तो उस पर्सन को एंटीवेनम ट्रीटमेंट दिया जाता है। और टेटनस शॉट में बी गिवन डिपेंडिंग ऑन डेट ऑफ लास्ट इंजेक्शंस। और जो टिटनेस होता है और टिटनेस शॉट में बी गिवन डिपेंडिंग ऑन डेट ऑफ लास्ट इंजेक्शन, ये इनके लास्ट इंजेक्शन कब दिया गया था उस डेट के हिसाब से टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब है पॉइजनिंग। जहर यदि चला जाता है बॉडी में तो क्या करना है? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट मैनी थिंग्स कैन कॉज पॉइजनिंग, नेमली हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, इंजेक्शन insecticides, paints, eating toxic plants, overdose of medicines, nail polish, boot polish, naphthalene balls, पॉइजनस फ्यूम्स एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये पॉइज़न का कारण बनती हैं। द सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग आर एब्डोमिनल पेन, bluish lips, diarrhea, dizziness, drowsiness, difficulty in breathing, headache, skin rashes, fever, nausea and vomiting, weakness and any other sign of discomfortable। तो ये सभी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ठीक है, पॉइजनिंग के। इमीडिएट फर्स्ट एड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन अ पॉइजनिंग इमरजेंसी। तो क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले महत्वपूर्ण है प्राथमिक चिकित्सा, इसमें बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट एड यू गिव बिफोर गेटिंग मेडिकल हेल्प कैन सेव द पर्सन हेल्प लाइफ। Here are some things you can do for the person until help arrives। यदि आप किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं तो ये उसकी जीवन को भी बचा सकता है। तो कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, क्या करना है हमें। इफ़ द पर्सन हैड बीन एक्सपोज टू पॉइजनस फ्यूम्स विच सच एज कार्बन मोनोक्साइड, गेट हिम और हर इनटू फ्रेश एयर इमीडिएटली और ओपन विंडो एंड डोर्स टू मूव द फ्यूम्स। यदि कोई व्यक्ति जो है जहरीले धुएं के संपर्क में आता है, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड है, तो उसे व्यक्ति को तुरंत फ्रेश एयर में लेकर जाना चाहिए और जो भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उन्हें धुएं को बाहर निकलने के लिए खोल देना चाहिए। इफ़ द पर्सन swallowed द पॉइजन, रिमूव एनीथिंग remaining in the mouth but wrap a clean cloth around your fingers or wear gloves before doing it। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो उसके लिए सबसे पहले उसके माउथ से हमें उसे बाहर निकालना है। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ जो है साफ कपड़े से या ग्लव से कवर कर लेना चाहिए। If the suspected poison is household cleaner or other chemical, read the label and follow instructions for accidental poisoning। यदि जो पॉइज़न है वो हाउस होल्ड क्लीनर है, कोई रसायन है, तो हमें तुरंत उसका जो लेबल लिखा हुआ होता है उसके एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, है ना, और उन्हें फॉलो करना चाहिए। इफ़ द पॉइजन स्पिल्ड ऑन द पर्सनस क्लॉथिंग, स्किन और आइस, रिमूव द क्लॉथिंग, फ्लश द स्किन और आइस विथ कूल और ल्यूकवार्म वाटर। यदि पॉइज़न उस पर्सन के कपड़ों पर, स्किन पर या आँखों पर आ जाता है तो वो कपड़ों को तुरंत रिमूव कर देना चाहिए, अलग करना चाहिए और स्किन और आइस को ठंडे कुनकुने पानी से धोना चाहिए। डू नॉट मेक अ पर्सन थ्रो अप अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन द बर्न ऑन द वे डाउन द थ्रोट विल also do damage on the
keep the person comfortable. The person should be rolled onto the left side and remain there while getting or waiting for medical help. Call for medical help immediately. वो पर्सन को आपको कंफर्टेबल मतलब आराम से रखना चाहिए, उसे लेफ़्ट साइड में ऐसा करवट लेकर रखना चाहिए और मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए तुरंत। ठीक है। अब है स्पेन्स एंड फ्रैक्चर्स मीन्स मोच आना और फ्रैक्चर मीन्स हड्डियों का टूट जाना। ठीक है। The sprains occurs when the soft tissue connecting muscles and bones pulls or tears. तो मोच का कारण क्या होते हैं कि जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने वाले जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है। तो मोस्ट स्पेन्स हर्ट एंड सम टेक इवन लॉन्गर देन अ ब्रोकन बोन टू हील। ये जो होते हैं चोट के कारण होते हैं। ठीक है। और ये कई बार टूटी हुई हड्डियों को ठीक होने में जो समय लगता है उससे भी ज़्यादा समय कई बार मोच को ठीक होने में लग जाता है। हैव द विक्टिम रेस्ट विथ द अफेक्टेड एरिया एलिवेटेड। जो भी पीड़ित है उसे आराम करना चाहिए और जो उसका अफेक्टेड एरिया है उसे थोड़ा ऊंचा करके रखना चाहिए। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस और आइस पैक ड्रॉप्स टू क्लॉथ टू द अफेक्टेड एरिया। जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर कोल्ड पैक या बर्फ़ से सिकाई करना चाहिए कपड़े में रखकर। ठीक है। इफ़ पेन और स्वेलिंग कंटिन्यूस कंसल्ट अ डॉक्टर। यदि दर्द और सूजन लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अ फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन दैट कैन बी कॉज्ड बाय अ एक्सीडेंट, फॉल और ब्लो। ये जो फ्रैक्चर होता है ये क्या होता है, बोन का टूट जाना है ना। तो या बोन्स में क्रैक आ जाना, ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, एक्सीडेंट हो जाने से या आप कहीं गिर गए हैं, है ना, तो इस वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। पेशेंट एक्सपीरियंस ग्रेट पेन एंड कैन नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसे बहुत दर्द होता है ना, और वह जो इंजर्ड पार्ट होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान मूव भी नहीं कर पाता है। दीज आर द थिंग्स यू शुड डू इमीडिएटली। अब आपको तुरंत क्या करना चाहिए, इमोबिलाइज्ड द अफेक्टेड एरिया, दैट इज़ डू नॉट लेट द विक्टिम यूज और मूव द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया होता है उसे बिल्कुल सीधा रखना है, उसे यहाँ वहाँ मूव नहीं होने देना चाहिए। कंट्रोल ब्लीडिंग बट डू नॉट रेलिवेट द अफेक्टेड एरिया। ये जो ब्लडिंग है उसे तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, परंतु इफेक्टेड एरिया को कुछ भी आपको नहीं करना है। इन केस द नेक और बैक इज इंजर्ड डू नॉट मूव द विक्टिम। यदि नेक और बैक मीन्स गर्दन या पीठ में इंजर्ड है तो विक्टिम को बिल्कुल भी मूव नहीं करने देना चाहिए। सपोर्ट द अफेक्टेड बोन विथ द स्प्लिंट, डू नॉट ट्राई टू पुश द प्रोट्रैक्टिंग बोन बैक इनटू द बॉडी। यदि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ की बोन उभर कर ऊपर आ गई है तो हमें उसे दबाकर अंदर नहीं करना चाहिए। इफ़ नो ओपन बाउंड प्रेजेंट, अप्लाई आइस पैक wrapped इन क्लीन क्लॉथ। और खुले हुए यदि कोई घाव है तो उस पर हमें बर्फ़ नहीं लगाना है ना। कॉल फ्रॉम मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, मेडिकल चिकित्सा के लिए तुरंत फ़ोन करना चाहिए। लर्न टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजर, बी केयरफुल एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू हैंडल द इमरजेंसी। हमें किसी भी खतरे से बचने
की कोशिश करना चाहिए, सावधानीपूर्वक रहना चाहिए और जो भी कठिन परिस्थितियां हैं उन्हें हैंडल करने के लिए, किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।